क्या आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है अमेज़न, उसका एक हिस्सा वेनेजुएला में भी है। आज हम कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की खोज पर निकलेंगे। ये सफर हमें दुनिया के सबसे बड़े जंगल से लेकर भारत के एक बहुत ही खास राज्य बिहार तक ले जाएगा। चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि हम एक सैटेलाइट पर हैं और नीचे पृथ्वी एक नीले कंचे जैसी दिख रही है। अब हम धीरे धीरे जूम इन करना शुरू करते हैं, महाद्वीपों को पार करते हुए, देशों को देखते हुए, और आखिर में बिहार के एक खेत की मिट्टी के कणों तक पहुंचते हैं। तो ये सफर सिर्फ जगहों का नहीं बल्कि स्केल का है, बड़े से छोटा दिखने का। तो चलिए अपनी सैटेलाइट वाली यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये ग्रह इस विशाल ब्रह्मांड में आखिर कैसे फिट बैठता है। अच्छा, एक सवाल है, इन 3 देशों में से कौन सा देश अमेज़न बेसिन का हिस्सा है? थोड़ा सोचिए, इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। अमेज़न बेसिन को एक बहुत बड़े कटोरे की तरह समझिए, जिसमें अमेज़न नदी और उसकी सैकड़ों सहायक नदियां बहती हैं। ये इतना बड़ा है कि ये दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है और सही मायनों में हमारे ग्रह के लिए फेफड़ों की तरह काम करता है। जी हाँ, सही जवाब है वेनेजुएला। अक्सर लोगों को लगता है कि अर्जेंटीना और चिली भी इसका हिस्सा हैं, लेकिन असल में एंडीज पर्वत उन्हें इस बेसिन से अलग कर देते हैं। तो देखिए, हमने पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक को देखा। अब जरा और बड़े पैमाने पर चलते हैं। केपलर का ये नियम हमें याद दिलाता है कि जैसे फिजिक्स के नियम ग्रहों को चलाते हैं, ठीक वैसे ही भूगोल के नियम हमारी धरती पर जिंदगी को शक्ल देते हैं। चलिए अब जूम इन करते हैं भारत की तरफ, एक ऐसा देश जहां भूगोल का हर पहलू, मिट्टी से लेकर मानसून तक, करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। जरा 1960 के दशक के भारत के बारे में सोचिए। एक किसान है जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। फिर आती है हरित क्रांति और नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन जैसे लोगों की वजह से फसलें पहले से कहीं ज्यादा लहलहाने लगती हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, ये उम्मीद की एक क्रांति थी। लेकिन हरित क्रांति की उस जबरदस्त कामयाबी के बावजूद आज भी भारतीय कृषि अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? कुछ तो है जो अभी भी एक रुकावट बना हुआ है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई जिगसॉ पजल सॉल्व कर रहे हैं, पर उसके सारे टुकड़े अलग अलग कमरों में पड़े हैं। यही चुनौती भारत के कई किसानों के सामने है, जिनके खेत छोटे और दूर दूर बिखरे होते हैं, जिससे मॉडर्न तरीके से खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिहार को और करीब से जानने से पहले आइए इसके आकार को समझते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसियों की तुलना में बिहार का क्षेत्रफल काफी कम है, लेकिन यहाँ की आबादी बहुत घनी है। मतलब जगह कम और लोग ज्यादा। इसका सीधा असर पड़ता है जमीन पर, जो और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। चलिए एक और ज्योग्राफी की पहेली देखते हैं। जब हम महानदी का नाम सुनते हैं तो जाहिर है हीराकुंड बांध का नाम तुरंत दिमाग में आता है, लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? हीराकुंड बेशक सबसे मशहूर है, लेकिन महानदी पर दुधवा और गंगरेल जैसे दूसरे जरूरी बांध भी हैं जो सिंचाई और बिजली बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि भूगोल में अक्सर सतह के नीचे और भी बहुत कुछ छिपा होता है। जो सबसे मशहूर जवाब है, सिर्फ उसे जानना ही काफी नहीं होता। पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें हमेशा थोड़ा और गहरा जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम अपने सफर के सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। हमारी सैटेलाइट अब पूरी तरह से बिहार पर फोकस कर रही है, एक ऐसा राज्य जिसका भूगोल अपने आप में बहुत अनोखा और दिलचस्प है। चलिए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। बिहार के जिलों का ये लेआउट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे राज्य के अंदर व्यापार और संस्कृति के बहाव पर असर पड़ता है। उत्तर में शिवहर से शुरू होकर दक्षिण में नवादा तक की ये यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे ये जिले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पीडमॉन्ट, दलदली मिट्टी, सोचिए एक ऐसा स्पंज जो हमेशा पानी से घिला रहता हो। ये खास तरह की मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में हिमालय की तलहटी के पास पाई जाती है, और ये उस इलाके की वेजिटेशन को एक अनोखा चरित्र देती है। बिहार की नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, इनकी अपनी कहानियां हैं। फल्गु नदी 2 छोटी धाराओं के मिलने से बनती है, वहीं सोन नदी तो कमाल ही करती है। वो मानो ग्रेविटी को चुनौती देते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलती है, जो भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। ये नंबर 2 बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में एक बड़ी कहानी बताता है।
ये भारत में जूट उत्पादन में इसकी रैंक है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक है, जो इसकी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। सारे मौसम विज्ञान के आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज में होती है। लेकिन 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने एक परीक्षा में पटना को सही उत्तर मान लिया। ये हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी डेटा और आधिकारिक जवाबों में भी अंतर हो सकता है। तो ब्रह्मांड से लेकर बिहार की मिट्टी तक के सफर के बाद आइए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारे लिए आखिर मायने क्यों रखता है। अगली बार जब आप बाहर टहलें तो एक पल के लिए अपने पैरों के नीचे की जमीन के बारे में सोचिएगा। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये वो स्टेज है जिस पर हमारी जिंदगी, हमारे समाज और हमारे इतिहास का पूरा नाटक चल रहा है। भूगोल सिर्फ नक्शे और नामों के बारे में नहीं है, ये भाग्य के बारे में है। किसी इलाके की जमीन, नदियां और जलवायु, ये सब मिलकर उसकी तकदीर लिखते हैं, उसके लोगों के संघर्ष और सफलताओं को तय करते हैं।